गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए, आज हमको ये देखना है कि आपने ट्रेनों में हिजड़ा समुदाय को देखा होगा। उस ट्रेनों में भीख मांगते हैं। तो हमें आज यही समझना है कि इतनी बुरी दशा कैसे हो गई कि वो हिजड़ा समुदाय आज कानून वगैरह बनने के बाद भी ट्रेन में भीख मांग रहा है। उसका कारण क्या है? ठीक है। और हम ये भी समझेंगे कि हिजड़ा समुदाय क्या प्राचीन काल में भी ऐसा ही था, और ये भी देखेंगे क्या ये मेडिकल कंडीशन है, जो लोग बोलते हैं कि एक बीमारी है। तो इन सब चीज़ों का जो प्रश्न है उसी को आज हम खोलेंगे और अच्छे से प्राचीन काल से लेके आज तक जो हुआ है वो पूरी चीज़ें हम समझेंगे, एक एक करके पॉइंट वाइज समझेंगे और सबूत के साथ, ताकि आज आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका पूरा का पूरा क्लियर हो, और जब आप रोड पे इनसे देखें, इनसे मिले, तो थोड़ा संवेदनशील होकर मिले। ठीक है। तो यही हमें देखना है। हिजड़ा समुदाय और LGBTQIA+ का जो टर्म है ये मॉडर्न टर्म है, और हिजड़ा समुदाय क्या ये दोनों एक ही है? ये जो कन्फ्यूजन है ये सब समझना है, एक एक करके समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं। टॉपिक हमारा आज क्या है? LGBTQ+ या IA जो है, ठीक है, हिजड़ा समुदाय। इन दोनों को समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्टेप 1 में कॉन्सेप्ट आएगा। कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले इनको हम समझ लेंगे, उसके बाद इनके मुद्दों पर बात करेंगे, इतिहास से लेकर अभी तक कितनी कमेटी बनी, कैसे इनकी दशा बुरी हो गई, और क्रिमिनलाइज ट्राइबल एक्ट क्या है, 1871 क्या है कि इनकी दशा इतनी बुरी हुई। तो देखते हैं। देखिए, स्टेप 1 कॉन्सेप्ट। पहला, पहले हम ये समझेंगे कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है और जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस देख लेंगे तो हम सीधे, हमारे लिए आसान हो जाएगा LGBTQI और हिजड़ा समुदाय को समझने में। ठीक है। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? यौन झुकाव हिंदी में। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को देखकर, सोचकर, किसी इंसान को भावनात्मक और शारीरिक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को देखकर या सोचकर किसी इंसान को भावनात्मक या शारीरिक आकर्षण महसूस होता है। एक बार फिर से ताकि क्लियर रहे। किसी व्यक्ति को देखकर या सोचकर किसी इंसान को भावनात्मक, शारीरिक आकर्षण महसूस हो, इसको कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है। अब नोट कर लीजिए एक बात कि ये अट्रैक्शन जो है दिल और दिमाग से जुड़ा होता है, सिर्फ शरीर से नहीं। मतलब ये कि केवल शरीर का मामला नहीं है, ये दिल और दिमाग से जुड़ा हुआ मामला है। मतलब ये दोनों तो है ही, और शरीर भी है। सर, मैं एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है। राहुल नाम का एक लड़का है। अगर राहुल को किसी लड़की से, किसी अपोजिट जेंडर लड़की से प्यार हो, आकर्षण हो, या रिश्ता बनाने की इच्छा हो, तो राहुल की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगी? कि वो हेट्रोसेक्सुअल है। समझ में आया? राहुल है लड़का, उसको लड़की से आकर्षण महसूस हो रहा है, तो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है हेट्रोसेक्सुअल। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए राहुल लड़का है लेकिन लड़की की तरफ आकर्षण महसूस कर रहा है। खुद लड़का है लेकिन लड़के की तरफ आकर्षण महसूस कर रहा है। ठीक है। उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा? होमोसेक्सुअल। टर्म क्लियर करते चले जाइएगा। तीसरा एग्जाम्पल, राहुल राहुल लड़का है लेकिन वो लड़का और लड़की दोनों को पसंद करता है, दोनों की तरफ आकर्षण महसूस करता है, तो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा? बाइसेक्सुअल। समझ में? अब एक और एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, अगर राहुल को किसी के शरीर से नहीं, मान लीजिए बॉडी देखा, तो बॉडी से नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी उस व्यक्ति की सोच, भावना, उसकी पर्सनैलिटी से आकर्षण महसूस हो। पर्सनैलिटी मतलब इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इस टाइप का पर्सनैलिटी। ठीक है। उसकी थिंकिंग कैसी है, आइडियोलॉजी कैसी है, फीलिंग्स क्या है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, उसके व्यक्तित्व से उसको आकर्षण हो, तो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा पैनसेक्सुअल। पैनसेक्सुअल मतलब, मान लीजिए राहुल एक लड़का है, तो सामने लड़की हो, लड़का हो, कि कोई भी हो, कोई भी किसी भी तरीके का, बॉडी से नहीं मतलब उसको, उसको मतलब है उसकी पर्सनैलिटी से। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी सोच क्या है, इससे मतलब होता है। तो इनको बोलते हैं, इसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा पैनसेक्सुअल। ठीक है। बॉडी के बियॉन्ड जाके, बॉडी मैटर नहीं करती कि मेल है फीमेल है क्या है। ठीक है। इसको बोलते हैं पैनसेक्सुअल। देखिए, पांचवा एग्जाम्पल है, अगर राहुल को किसी भी तरह का सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत कम या नहीं, बहुत कम या नहीं हो रहा, तो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा? एसेक्सुअल। ये टर्म जो बोल रहा हूँ, एसेक्सुअल, पेनसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल,
ठीक है, इसको क्लियर रखिएगा, हेटेरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, ये सारी चीज़ें, ताकि आसान होगा पीछे समझना। तो आपने एक ही एग्जांपल से राहुल को लेके आप समझ लिए। तो देखिए, नोट करने वाली सीरीज बात यह है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये बताती है कि कोई व्यक्ति किसी जेंडर की तरफ भावनात्मक और शारीरिक रूप से आकर्षित होता है। जो मैं टर्म समझा रहा था, मैं ये समझा रहा था सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है, एक टर्म समझा रहा था। तो यही है नोट करने वाली बात इसमें कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन बताती है कि कोई व्यक्ति जो है किस जेंडर की तरफ भावनात्मक और शारीरिक रूप से आकर्षित होता है, यही होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। या और हम यही एग्जांपल देख रहे थे पूरा, ठीक है, कि राहुल एक लड़का है, लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो वो हेटेरोसेक्सुअल है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन हेटेरोसेक्सुअल है। लड़का है, लड़के की तरफ भी आकर्षित हो रहा है, तो वो क्या है, वो होमोसेक्सुअल है, ठीक है। लड़का है, लड़का लड़की दोनों की तरफ आकर्षित होता है, तो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन बाइसेक्सुअल है, ठीक है। ये हम समझ रहे थे। और हो सकता है बॉडी से ना हो रहा, उसकी सोच, किसी की सोच कैसी है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कैसी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, उससे उसकी सोच से पसंद कर रहा है। पैनसेक्सुअल है, बॉडी के बियॉन्ड जाकर पसंद कर रहा है, पैनसेक्सुअल बोलेंगे। अब हो सकता है कि उसको महसूस ही नहीं हो रहा हो, ना किसी से कोई पसंद नहीं आ रहा हो, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा, एसेक्सुअल, ठीक है। अब देखिए, हमको ये समझना है जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, इन दोनों को भी डिफरेंस समझना है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन आप समझ गए, जेंडर आइडेंटिटी समझना है क्या मतलब होता है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब होता है, एक वर्ड याद करिए, एहसास। एहसास जैसे ही बोलेंगे हम फीलिंग्स पे चले जाएंगे, ठीक है, मतलब अपने आत्मा के लेवल पे ले जाएंगे। एहसास अंतरात्मा के लेवल पे, इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अंदर से खुद को क्या मानता है, कोई व्यक्ति अंदर से खुद को क्या मानता है। बॉडी मैटर नहीं करती कि बॉडी कैसा है, बाहर से लड़के का है लड़की का है, मैटर नहीं, अंदर से क्या महसूस कर रहा है। हो सकता है कि बाहर से बॉडी उसकी लड़की की हो, लेकिन अंदर से वो मानता है कि वो लड़का है, ठीक है ना। ये एहसास कि मेरी बॉडी तो लड़की की है, लेकिन अंदर से एहसास हो रहा है कि मैं लड़का हूँ, ठीक है, ये एहसास होना, ये जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है। अब हम एग्जांपल से सब देखेंगे। देखिए, मैंने क्या बोला कि कोई व्यक्ति अंदर से खुद को क्या मानता है, लड़का मानता है, लड़की मानता है, दोनों मानता है, या उनमें से कुछ भी नहीं मानता, ठीक है, अंदर से क्या मानता है वही मैटर करेगा बस। तो ये जो, तो जेंडर आइडेंटिटी ये दिल दिमाग की पहचान है, शरीर की नहीं। जो मैंने बोला कि शरीर से मतलब नहीं है, अंदर से क्या पहचान रहा है अपने आपको, ठीक है। उदाहरण से देखिए, मान लीजिए रवि नाम का एक बच्चा है, रवि नाम का एक बच्चा है, ठीक है। रवि का जन्म लड़के के शरीर में हुआ है, रवि का जन्म लड़के के शरीर में हुआ है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे अंदर से लगता है कि मैं लड़की हूँ। एक बच्चा जन्म लेता है लड़के के शरीर में, अब वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है, जब वो बड़ा होता है तो उसको अंदर से लगता है कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। तो उसको बोलेंगे, इसकी जेंडर आइडेंटिटी हो जाएगी फीमेल। इसकी बॉडी वाले लड़के की है, लेकिन अंदर से जो एहसास हो रहा है लड़की होना, तो इसकी जेंडर आइडेंटिटी लड़की है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी में समझते रहिए, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी फीमेल, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ट्रांसजेंडर वुमेन। और वहीं पे मान लीजिए बचपन में वो लड़की पैदा होता, तो लड़की के शरीर में पैदा हुआ होता, लेकिन वो बाहर अंदर से अपने आप को लड़का महसूस कर रहा होता, तब क्या होता पता है, तब इसका जेंडर आइडेंटिटी हो जाता ट्रांसजेंडर मेन। मेन वुमेन नहीं, मेन हो जाता, अगर ऐसी कंडीशन बनती तो देखना समझना होगा हमको इस तरीके से, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। सिस जेंडर, सिस जेंडर कौन होते हैं, देखिए यहाँ पे एक रूट वर्ड है सिस, सिस का मतलब होता है जन्म से, ठीक है। सिस जेंडर, देखिए एग्जाम्पल है कि सीमा का जन्म लड़की के शरीर में हुआ है, ठीक है, और वो खुद को लड़की ही मानती है, तो इसकी जेंडर आइडेंटिटी होगी फीमेल। लड़की के शरीर में जन्म लिया, अंदर से लड़की ही मानना, तो इसको बोलेंगे सिस जेंडर, ठीक है। और उसको जेंडर आइडेंटिटी क्या होगी, फीमेल, ठीक है, तो इसे सिस जेंडर बोलते हैं। एक और एग्जांपल, मान लीजिए ये लड़के के शरीर में जन्म लिया, ठीक है, और अपने आप को लड़का ही महसूस कर रहा है, तो भी वो सिस जेंडर है, और जेंडर आइडेंटिटी क्या होगा, मेल। देखिए ट्रांसजेंडर क्या होता है, मान लीजिए अमर नाम का एक लड़का है, ठीक है, लेकिन जन्म के समय उसकी बॉडी लड़की की थी, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको महसूस होता है कि वो अंदर से लड़का है, ठीक है, अंदर से मानता है कि वो लड़का है, तो इसका जेंडर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, ट्रांसजेंडर मेन। बाहर बॉडी से मतलब नहीं है, अंदर क्या महसूस कर रहा है, ठीक है, उसको ट्रांसजेंडर मैन बोलते हैं। जन्म के समय तो बॉडी लड़की की थी, लेकिन अंदर से लड़का महसूस कर रहा था, ठीक है, तो इसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, मेल, और इसको बोलेंगे ट्रांसजेंडर मैन। तीसरा है नॉन बाइनरी। देखिए, नॉन बाइनरी का सीधा सा मतलब है, मान लीजिए कि नील नाम का एक व्यक्ति है, न खुद को पूरा लड़का मानता है न लड़की मानता है, ठीक है, तो इसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, नॉन बाइनरी। न वो लड़का मान रहा है न लड़की मान रहा है, ठीक है, तो नॉन बाइनरी में एक स्पेक्ट्रम बना दे, ये बॉयज इधर है, ये गर्ल्स है,
ठीक है, ये बीच का स्पेक्ट्रम मान लीजिए, एक छोर पे खड़ा है लड़की मान रहा है, एक छोर पे खड़ा है लड़का मान रहा है। ठीक है, अब एक ऐसा छोर आता है जहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो समझ नहीं पा रहा है, तो खुद को ना पूरा लड़का मान रहा है ना पूरी लड़की, तो इसकी जेंडर आइडेंटिटी नॉन बाइनरी होगी। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि जेंडर आइडेंटिटी बताती है कि इंसान खुद को अंदर से क्या मानता है। ठीक है, ना कि उसका शरीर क्या है। आपका शरीर लड़का है लड़की है कैसा है उससे मतलब नहीं है, अंदर से आप क्या महसूस कर रहे हैं, अंतरात्मा से अंदर से क्या फील हो रहा है आपको, वही मैटर करेगा। वो होती है जेंडर आइडेंटिटी। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो तुलना करेंगे सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी। यहाँ बॉडी मैटर नहीं करती, अंदर से क्या महसूस हो रहा है, यहाँ पे किसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें बॉडी भी मैटर कर रही है, आपकी फीलिंग्स भी मैटर कर रही हैं, दोनों। और यहाँ अंतरात्मा, अपने आप को पहचानना कि हम है कौन। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अपने आप को पहचानना कि हम है कौन। अब आप समझ चुके हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। अब हम मॉडर्न टर्म पे आते हैं, जो ये आज का टर्म है। देखिए मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये टर्म आया कैसे है। ठीक है, लेकिन आप अभी इसका मतलब समझ लीजिए, ताकि जब मैं इतिहास से लेकर अभी तक आऊँ तो इसका मतलब समझते रहें आप। ठीक है, मान लीजिए LGBTQIA+ क्या है ये, तो जो मैंने अभी पीछे सब बताया वो याद रखिए। L फॉर लेस्बियन, मतलब लड़की लड़की के प्रति आकर्षण हो रहा है, लड़की का लड़की के प्रति आकर्षण। G गे, लड़का का लड़का के प्रति आकर्षण है। B बाइसेक्सुअल, जिससे लड़का और लड़की दोनों पसंद आ रहे हैं। ठीक है, आकर्षण बढ़ रहा है। T ट्रांसजेंडर, अभी समझाया क्या, कि बॉडी तो लड़के की है लेकिन अंदर से लड़की मान रहा है, फिर बॉडी लड़की की है लेकिन अंदर से लड़का मान रहा है, ये ट्रांसजेंडर होते हैं। और फिर जो मानेगा उसके आगे मैन लगा दी, मैन अंदर से माना तो ट्रांसजेंडर मैन, फीमेल मारी तो ट्रांसजेंडर फीमेल। ठीक है, तो जेंडर आइडेंटिटी बायोलॉजिकल सेक्स से अलग है, ये ट्रांसजेंडर। अब यहाँ क्यूर क्वेश्चनिंग है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचान पा रहा है, मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, अभी एक्सप्लोर कर रहा है, छोटा है बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा है, लेकिन कंफ्यूज है, पता नहीं, बस अभी एक्सप्लोर कर रहा है, अभी अपने आप को डिस्प्ले नहीं किया कि अंदर से ये नहीं वो फीलिंग आई कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ या दोनों में से क्या हूँ। ठीक है, तो अपने आप को डिस्प्ले नहीं किया पूरी तरीके से, अभी सोच रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो इसको क्वेश्चनिंग बोलते हैं, क्यू जो है। फिर जो आई, अभी प्लस एक, उसमें एक प्लस वर्ड इस्तेमाल हुआ था, उसका मतलब समझ लीजिए। प्लस का मतलब देखिए उसमें और भी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी, ए सेक्सुअल, पेनसेक्सुअल, नॉन बाइनरी और ETC। भविष्य में और खोजें हुई और लोग मिले ऐसे, तो प्लस, इसीलिए प्लस वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और उसमें एक आई था, इंटरसेक्स। ठीक है, इंटरसेक्स का क्या मतलब है, देखिए इंटरसेक्स का मतलब है कि क्रोमोजोम के लेवल पे, गुणसूत्र के लेवल पे हमें लड़का लड़की में पहचान कैसे होता है क्रोमोजोम में, XX मतलब लड़की, XY मतलब लड़का। ठीक है, इन दोनों से अलग जब XX और Y यानी एक एक्स्ट्रा एक्स, लड़के के साथ एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाए। ठीक है, और क्या हार्मोन्स के लेवल पर अंदर से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो अनयूजुअल बैलेंस है ये हो जाए। जेनाइटल्स जो है बाहर के ऑर्गन क्लियर मेल या फीमेल जैसा नहीं दिखे, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो कि अंदर से टेस्टिस प्लस यूटेरस जैसा मिक्स हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इंटरसेक्स का एग्जांपल आप ले लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन। क्रोमोसोम के लेवल पे लड़का या लड़की हम मानते हैं, दो बॉक्सिफिकेशन हुआ है सोसाइटी में, ये दोनों देखना देखना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा एक्स और वाई, मतलब एक्स एक्स प्लस वाई यानी एक्स वाई तो है, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाए। ठीक है, हार्मोन के लेवल पे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का एक अनयूजुअल बैलेंस हो जाए। एक यूजुअल बैलेंस होता है, एक अनयूजुअल बैलेंस होता है, बैलेंस नहीं है। जेनाइटल कैसा होगा कि बाहर के जो ऑर्गन क्लियर नहीं होंगे, मेल फीमेल जैसा नहीं देखना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होगा, टेस्टिस प्लस यूटेरस जैसा मिक्स होगा। ठीक है, अब एग्जांपल लीजिए इंटरसेक्स का एग्जांपल। पहला है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। क्रोमोसोम कैसा होगा, XY यानी लड़के जैसा। देखिए जो बायोलॉजी से नहीं है, बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, वो एक्स और एक्स का सीधा सा मतलब समझिए लड़की, और XY का मतलब समझिए लड़का, बस इतना ही समझिए। ठीक है, डिटेल में मत जाइएगा। और बॉडी टेस्टोस्टेरोन को रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है, ये जो XY है क्रोमोसोम, बॉडी जो है, बॉडी हमारी बॉडी, वो टेस्टोस्टेरोन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, ये जो मेल में होता है। ठीक, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो बाहर से फीमेल जैसा फीचर्स होता है इस कंडीशन में, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। क्रोमोसोम एक्स वाई होगा, लेकिन ये जो XY है बॉडी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक
या है व्यक्ति, तो ये एक्स वाई का जो हार्मोन हो इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, होता नहीं है, बाहर से लड़की जैसा फीचर्स होता है इसमें। दूसरा कॉग्निशियल एड्रिनल हाइपरलेप्सिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है, ठीक है, और जो हार्मोन्स होता है इम्बैलेंस के कारण मेल लाइक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब ये कि बॉडी क्रोमोसोम के लेवल पे एक्स एक्स यानी लड़की है क्रोमोसोम के लेवल पे, लेकिन इसके बाहर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लड़के जैसा, ठीक है। ये है दूसरा इंटरसेक्स का एग्जांपल है, इसको कहते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तीसरा इसमें एक्स एक्स वाई, मतलब लड़के में एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, ठीक है, तो मेल बॉडी के साथ एक्स्ट्रा एक्स आ जाएगा, एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र मिलेगा, तो बॉडी डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मेल फीमेल जैसा मतलब मिक्स हो जाएगा, समझ में, वही समझा रहे हैं। तो देखिए अगर हम इंटरसेक्स बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम देखें, स्पेक्ट्रम का मतलब ये स्केल टाइप का बना लें और उसमें हम पैरामीटर देखते हैं किस पॉइंट पे क्या हो रहा है। मान लीजिए ये स्केल है एक, ये बायोलॉजिकल है, ये इंटरसेक्स का बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। एक पॉइंट पे आदमी लड़का है, दूसरे पॉइंट पे लड़की है, ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रम बना हुआ है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब वॉइस से लेके अब इधर बढ़िए, इधर जा रहे जा रहे जा रहे, लड़की से इधर आइए, लड़के की तरफ बढ़िए, इधर 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 इधर, ये जो कोई बीच का एक पॉइंट होगा वो इंटरसेक्स होगा, समझे। लड़के से लड़की की तरफ बढ़ते जाइए, धीरे 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 धीरे, लड़की से लड़के की तरफ बढ़ते जाइए धीरे धीरे धीरे, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इंटरसेक्स होगा, इंटरसेक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों है इंटरसेक्स का एग्जाम्पल। अभी मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ जो मैं दिखा रहा था, ये अब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, प्लस, मतलब क्लियर हुआ सबका एक एक का। अब इसको बोलते हैं कि ये अम्ब्रेला टर्म है। क्यों अम्ब्रेला टर्म क्यों है, ये देखिए इसमें जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी दोनों को एक ही छाते के नीचे ला दिया। ये टर्म LGBTQ IA प्लस एक एकेडमिक टर्म है और एक मॉडर्न टर्म है। ये बहुत पहले से नहीं चला है, जब आंदोलन कुछ मूवमेंट हुए इस वजह से ये धीरे धीरे, पहले LGB था, फिर इसमें T जुड़ा, फिर Q जुड़ा, फिर I जुड़ा, फिर A जुड़ा, फिर प्लस लगा दिया, फिर प्लस ऐड कर दिया ताकि फ्यूचर में और लोग मिले तो ऐड होते चले जाए। अम्ब्रेला टर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्लस जेंडर आइडेंटिटी सबको एक साथ एक ही छाते के नीचे है, ठीक है। जब हम LGBTQI बोलते हैं तो सबको ले लेते हैं, सबको समेट लेते हैं, समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए अभी आपने LGBTQIA प्लस समझ लिया, अब हमको ये समझना है हिजरा, हिजरा समझना है, जो बहुत अब समझते हैं ना, आज हिजरा हिजरा बोलते हैं, गाली के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, हिजड़ा है क्या तो, हिजड़ा है क्या तो, इस तरीके से बोलते हैं, गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, ये जो हिजरा वर्ड है, ये जो मॉडर्न टर्म है, ये जो मॉडर्न टर्म दिख रहा है आपको LGBTQ+, इसी में इनको ऐड कर लिया गया है, ठीक है। ये मॉडर्न टर्म है, इनको ऐड कर लिया गया है, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, बस इतना इतना समझ लीजिए, इसी में ऐड कर लिया है उनको, लेकिन उनको सेपरेट समझना है, सेपरेट इनके बारे में समझना है क्या मामला है। क्योंकि जब LGBTQ+I जैसे मॉडर्न टर्म नहीं थे तब हिजरा समुदाय था, हिजरा समुदाय उस वक्त था जब ये LGBTQ को अपनाया नहीं जा रहा था। मॉडर्न टर्म में आज मॉडर्न लोगों में अपनाया नहीं जा रहा था, पहले के लोग अपना लेते थे। कैसे, वो पूरा इतिहास हम समझेंगे। देखिए हिजरा शब्द, पहली बात तो ये क्लियर कर लेना है कि ये कोई हिंदी का शब्द नहीं है हिजरा, ठीक है। ये पर्शियन अरेबिक इन्फ्लुएंस है, मतलब ये भारत का नहीं है, बाहर से आया हुआ शब्द, केवल शब्द आया है। ये पहले से जो हिजरा शब्द है पहले से ही एग्जिस्ट करता था, ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, ये जो शब्द मैं हिजरा बोल रहा हूँ ये हिजरा शब्द अभी से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था भारत में। ये 12वीं से 13वीं शताब्दी मिडिवल पीरियड में पर्शियन और अरेबिक इन्फ्लुएंस, अरबी, एक अरबी भाषा है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भारत में पहले एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही प्राचीन काल में एग्जिस्ट करता था, ये बीच में आया है, ये शब्द बीच में आया है केवल, ठीक है। इसीलिए लिखा है कि ये एंशियंट टर्म है। लेकिन जो ये ऐसे लोग थे जो LGBTQ+, ये सारी चीज़ें लोग हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, ठीक है ना, सदियों से एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भारत में ही नहीं हर देश में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि अपने जगह अपने देश अपने लोगों को, कुछ लोगों में मान्यता मिली, इनको अच्छा दर्जा मिला, सम्मान मिला, कुछ लोगों ने इनको पूरा बहिष्कार कर दिया। अच्छी बात यह है कि प्राचीन काल का जो भारत था
इन लोगों को एक्सेप्ट किया था अच्छे से, बहुत समझदारी से। और आज के भारत में जो मॉडर्न 21वीं सदी का भारत है, इसमें क्यों उनको एक्सक्लूड कर दिया गया? उसका कारण है अंग्रेज। कारण मैं बताऊंगा, पहले आप इतना समझिए कि जो हिजरा शब्द है कि ये मिडिवल टाइम का बीच में आया है, लेकिन इससे भी पहले लोग एग्जिस्ट करते थे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जब भी मैं हिजरा हिजरा शब्द बोलूंगा और मैं ये बोलूंगा कि पहले से एग्जिस्ट करते थे, तो बस अभी ये समझिएगा कि मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? और ये एग्जिस्ट करता है मिडिवल टाइम से, इस टाइम पीरियड से आया। अब मैं यूज करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे LGBTQ+ एक अम्ब्रेला टर्म है, ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है। LGBTQI मॉडर्न टर्म का अम्ब्रेला टर्म है, ताकि उनको सुरक्षा मिल सके LGBTQ लोगों को, जो थर्ड जेंडर लोग हैं उनको। और हिजरा भी एक अम्ब्रेला टर्म है एंशिएंट टाइम का, ताकि इनको, इन्हीं लोगों को सुरक्षा मिल सके। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन नहीं रखना है। LGBTQI आज का मॉडर्न टर्म है, ताकि LGBTQ को जो सुरक्षा मिल सके, ठीक है, उनको एक पहचान दी जा सके, थर्ड जेंडर को। और हिजरा एक एंशिएंट टर्म है, मतलब एंशिएंट व्यवस्था है। जब ये नहीं था, तो इन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए एक हिजरा कम्युनिटी बनी थी। मेल कम्युनिटी, फीमेल कम्युनिटी, ये अपना था इनका। तो जब इन दोनों में मैच नहीं करते थे, तो वो हिजरा समुदाय में आ जाते थे, ये लोग उनकी सुरक्षा करते थे। तो इसीलिए साउथ एशियन ट्रेडिशनल जेंडर कम्युनिटी है ये हिजरा। ये टर्म बीच में है, लेकिन अब मैं थर्ड जेंडर बोल रहा हूँ, तो इनको थर्ड जेंडर में समझ लीजिए कि साउथ एशियन ट्रेडिशनल जेंडर कम्युनिटी थी ये। प्राचीन काल में लोगों ने ऐसे लोगों को अपने घर से, जब इनको पता चला कि मेल फीमेल का में है, ये नहीं है, तो इनको बाहर भेज दिया। लेकिन ऐसा नहीं किया कि इनको धिक्कार दिया पूरा, बस ये बोला कि आप बाहर चले जाइए। वो अपनी कम्युनिटी बना लेते थे, कि इनको लगा कि हमें अपनी कम्युनिटी बनानी होगी, क्योंकि हम इनमें मेल फीमेल में फिट नहीं बैठ रहे। तो ये घर से बाहर, और ये अपनी कम्युनिटी बनाते थे, और धिक्कार के भाव से नहीं भगा देते थे कि निकल जाओ, स्वेच्छा से चले जाते थे। या कुछ लोग घर से थोड़ा कहते थे कि चले जाओ, तो ये अपनी कम्युनिटी बनाते चले गए, ठीक है? कम्युनिटी मतलब प्राचीन काल की बात कर रहे हैं ये, इसीलिए इसको बोलते हैं भूटान, पाकिस्तान, उस समय का भूटान, पाकिस्तान, भारत, सब साउथ एशियन ट्रेडिशनल जेंडर कम्युनिटी थी। अम्ब्रेला टर्म है ये भी, समझ में? और ये एक सोशल सिस्टम बन गया था वहाँ प्राचीन काल में। प्राचीन काल में बोल रहा हूँ मैं, उसका एविडेंस भी दूंगा, ऐसे नहीं कि हम बात बोलूँगा। देखिए, हिजरा जो है सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं थी, एक पूरा सोशल सिस्टम था। अब सोशल सिस्टम था का मतलब गुरु परंपरा, गुरु चेला परंपरा चलता था। मान लीजिए एक घर है, दूसरा घर है, एक घर से बाहर निकल रहे, फिर ये भी एक दूसरे से घर से बाहर निकल रहे, फिर एक घर से निकाल चले आए, ठीक है? अब ये इन दोनों ने, इन सभी ने एक दूसरे को देखा कि यार मैं तो अकेला हुई नहीं, मेरे जैसे और भी है, तो कम्युनिटी बनाते हैं। तब इन्होंने कम्युनिटी बनाई अपनी पूरी, ठीक है? अब जो पहले बनाए थे, वो तो सुप्रीम, मतलब उनमें हायरार्की तो आएगी कि ये बड़े हैं। फिर उसके बाद जो ऐड होते गए, वो चेले होते चले गए, तो गुरु हो गया, चेला हो गया, गुरु चेला परंपरा शुरू हो गया। इनका अलग से घराना डेरा बनने लगा, अपनी रिचुअल्स, इनकी बोली, इनके नियम चलते थे। शादी, बच्चा पैदा होने पर ये बधाई देने पहुंच जाते थे। आज जो होता है ना, शादी बच्चे होते तो लोग आते ना बधाई देने, ये बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत पुराना ट्रेडिशन है। क्यों? क्योंकि इनको भी एक सामाजिक पहचान मिले, ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से एकदम मार्जिनलाइज कर दिया जाए। आज जो हुआ है, इनकी बुरी गति है, लेकिन पहले इतनी बुरी गति नहीं थी, काफ़ी अच्छे खासे कंडीशन में था ये। क्यों हुआ है, डिटेल में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, नोट करने वाली बात यह है कि हिजरा सिर्फ एक जेंडर नहीं रही, एक सामाजिक पहचान थी, एक सोशल आइडेंटिटी थी। प्राचीन 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 काल में जाइए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं हिजरा शब्द को समझाया, हिजरा सोशल सिस्टम है और एक साउथ एशियन कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है। साउथ एशियन ट्रेडिशनल कल्चर है। कैसे ये कम्युनिटी बनी? उस समय के लोग घर अपनी स्वेच्छा से, कि मेल फीमेल में नहीं बैठ रहे, आप साइड हो लो, ठीक है? वो अपने से स्वेच्छा से बाहर निकले। जब उन्हें पता चला कि हमारे जैसे और लोग भी हैं, तो उन्होंने कम्युनिटी बनाई अपनी। जैसे आज आप लोग ग्रुप बनाते रहते हो ना, वैसे इन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई पूरी। इसमें गुरु चला परंपरा शुरू हुआ, आशीर्वाद देने वाला सिस्टम शुरू हुआ, तो इनको एक सामाजिक पहचान मिला। हिजरा समुदाय काफ़ी सम्मान से देखा जाता था इनको। इनको ये बोला जाता था कि अगर ये बदुआ दे देंगे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। तो ये सोशल स्टेटस इनको मिला हुआ था अच्छा खासा, जैसे समुदाय था एक कम्युनिटी पहले के टाइम पे। तो आज का LGBTQ और हिजरा समुदाय, आप समझ में आ रहा है? ये LGBTQ एंशिएंट मॉडर्न टर्म है, हिजरा समुदाय एक एंशिएंट टर्म है, मतलब समुदाय है पूरा का पूरा, ठीक है? ये भी एक अम्ब्रेला टर्म था, ये भी आज का अम्ब्रेला टर्म है LGBTQ। हिजरा समुदाय प्राचीन काल में ऐसे लोगों को सुरक्षा देता था अपने कम्युनिटी में के। LGBTQ जो आज का मॉडर्न टर्म है, आज का मॉडर्न टर्म, ये आज के समय के लोगों को पहचान करके सुरक्षा दे रहा है। टाइम का डिफरेंस है, ठीक है? समझ में आया होगा।
अब स्टेप 2 पे जाएंगे समझने के लिए। अभी आएंगे स्टेप 2 पे, लेकिन और थोड़ा समझिए। देखिए तुलना, जो मैंने बोला ये मॉडर्न टर्म है, एलजीबीटीक्यू अम्ब्रेला टर्म ही है, एंशियंट टर्म है, हिजरा अम्ब्रेला टर्म ही है, ठीक है। कैटेगरी मेल फीमेल, और आज जो दिखता है, सॉरी, थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर कॉलम भरते हैं ना, मेल फीमेल कौन से थर्ड जेंडर है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो जो मैंने बोला कि हिजरा समुदाय आज के मॉडर्न टर्म में एलजीबीटीक्यू में ही LGBTQIA प्लस इसी में शामिल हो गए, लेकिन जब ये नहीं था, जब ये नहीं था तब हिजरा समुदाय था। तब यही लोग पुराने टाइम में इन्हीं लोगों को सुरक्षा देते थे। दिमाग में क्लिक किया कि नहीं किया? यही करना था, समझना था। आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं पूरा का पूरा। अब मैं चलूंगा स्टेप 2 पे। अब इनका इतिहास समझेंगे। क्या इनकी बुरी गति थी इतनी? तो मेरा जवाब ये है कि इनकी बुरी गति इतिहास में नहीं थी, प्राचीन काल में नहीं थी, काफ़ी अच्छी व्यवस्था में थे ये, ठीक है, बेहतर व्यवस्था, ठीक ठीक कंडीशन में थे। आज हुई है, बीच में आए थे ब्रिटिश, जो उन्होंने बनाया क्रिमिनलाइज ट्राइबल एक्ट 1871, उसी की वजह से गड़बड़ी होना शुरू हुआ है। तो एक एक करके समझेंगे। चलिए अब देखिए स्टेप 2, स्टेप 2 में चलते हैं, इस लेवल पे सब देखेंगे। देखिए स्टेप 2 में मुझे ये बताना है कि जो ये बोलते हैं ना कि ये जो LGBTQ, ये हिजरा, जो ये जो कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें हैं, ये पश्चिम की देन है, वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर का पार्ट नहीं था, ये हर जगह पे मौजूद था पहले से। LGBTQ जैसे लोग हर जगह मौजूद थे, पहले से ही थे। अब उसी का एविडेंस देखना है धीरे धीरे, ठीक है। और एक बुक का रेफरेंस भी दूंगा जिसमें आपको पूरा का पूरा ये पता चल जाएगा कि भारत में भी मौजूद था। मतलब उस समय तो प्राचीन काल में भारत का कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तो राजाओं महाराजाओं वाला कॉन्सेप्ट था, उनका डायनेस्टी चल रहा था। तो ये समझना है, इस तरीके से समझेंगे। देखिए एविडेंस देखेंगे। पहला एविडेंस कि मौजूद थे पहले से ही, कामसूत्र। कामसूत्र का एक बुक है, उसमें एक वर्ड आता है तृतीया प्रकृति। तृतीया प्रकृति, इसका मतलब ये होता है थर्ड नेचर, यानी थर्ड कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस। तृतीया प्रकृति, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी ना, उस बुक को पढ़िएगा एक बार, ठीक है, ढंग से, तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है असली में। आपको अच्छा जीवन देने के लिए ये बड़ी किताब बनाई गई थी, लेकिन आप इससे दूर भागे, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें नहीं पता चल रही। तो इसमें तृतीय प्रकृति का उल्लेख है, ठीक है। और इस टेक्स्ट में ये लिखा है कि पुरुषा स्वभावहीन, ये वर्ड है, पुरुष स्वभावहीन, मतलब ट्रेडिशनल मेल ट्रेड से अलग। और दूसरा आपको मिलेगा स्त्री स्वभावहीन। स्त्री स्वभावहीन मतलब ट्रेडिशनल फीमेल ट्रेड से अलग, यानी तृतीय प्रकृति, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तृतीय प्रकृति के लोग थे, जो उसमें मेंशन किया गया टेक्स्ट में, उस समय इनको पाप की नज़र से नहीं देखा जाता था कि ये पापी हैं, विकृत हैं, बीमार हैं, ये नहीं बोला गया, बल्कि उनको अपनाया गया कि हाँ ये लोग भी हैं। ये पुराने लोग हैं जिनको हम कहते थे ना कि प्रिमिटिव लोग हैं, प्रिमिटिव लोग हैं, ये ज़्यादा समझदार है, और हम कैसे बेवकूफ़ बने हैं उसी को समझेंगे। तो ये लोग, प्राचीन लोग जो थे, पहले से ही इतने समझदार थे कि इनको अलग से कैटेगरी में डाल दिया गया था कि हाँ ये लोग भी ऐसे लोग हैं और हमारे समाज का हिस्सा है, और साथ में सब लोग चलेंगे, सबका साथ सबका विकास जैसा कुछ, ठीक है। देखिए प्रकृति और मतलब, पुरुष प्रकृति मेल नेचर, स्त्री प्रकृति फीमेल नेचर, और तृतीय प्रकृति यानी थर्ड मिक्स्ड नॉन बाइनरी नेचर, ये कामसूत्र में मेंशन है, ठीक है, जिसे आप पढ़ने से भागते हैं। दूसरा एविडेंस अर्थशास्त्र, बहुत फेमस किताब कौटिल्य, ठीक है, लगभग 300 BC बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, चाणक्य का। इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है नपुंसका, ठीक है। आपको लग रहा होगा गाली दे रहा है, ये गाली हमने बनाई है, ठीक है, इसको, ये किसी एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये गाली कैसे बन गई, जैसे हम कुत्ता बोलते हैं डॉगी, तो डॉगी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब हम किसी इंसान को कुत्ता बोलते हैं तब वो गाली बन जाती है, ये गाली दे रहा है। वैसे ही ये जो नपुंसक वर्ड था ना, एक वर्ग को रिप्रेजेंट करता था, गाली नहीं थी ये पहले, गाली अब बनी है। जब हम किसी को बोलते हैं गुस्से में, तो एक वर्ग को गाली की तरह इस्तेमाल करते थे। आज ऐसा क्यों है पता चलेगा, लेकिन आपको अर्थशास्त्र में ये वर्ड मिलेगा नपुंसक, ठीक है। मेल फीमेल स्टैंडर्ड से में फिट जो नहीं बैठते थे उनको नपुंसक बोलते थे वो, ठीक है, गाली की तरह नहीं, एक वर्ग की तरह कि हाँ ये लोग भी हैं, ठीक है। अब इनको, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में अच्छी जगह मिलती थी, स्टेट ड्यूटीज, सरकारी नौकरी, ये मेंशन है इसमें अर्थशास्त्र में, ठीक है। अब देखिए कहाँ मिलती थी, रॉयल पैलेस में गार्ड की नौकरी, अच्छे पदों पे होते थे ये,
इंटेलिजेंट टास्क दिए जाते थे। खुफिया एजेंट जो आज के रॉ एजेंट भारत के रॉ एजेंट है ना, उसी तरीके से जब राज्य का महाराजा राजा का कॉन्सेप्ट था ना, तो वहाँ पे जो खुफिया लोग होते थे, ये वो लोग थे, हिजरा समुदाय, हिजरा लोग। इनको इस समय का समझ लीजिए रॉ एजेंट थे उस समय के लोग। ठीक है, ये समाज में ऐसे गाना बजाने का चलता था और जासूसी भी करते थे, लोगों को शक नहीं होता था, तो काफ़ी अच्छे खासे पदों पे थे। ठीक है, तो इतने अब नॉर्मली कंडीशन में आप सोचिए, जब ये इतने बड़े बड़े पदों पे है, ठीक है, तो ये कहना कि ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, बीमार लोग हैं, ये सही है। उस समय के लोग इनको नॉर्मल ही मानते थे, नॉर्मल ही थे ये लोग। ठीक है, तो उनको अच्छे अच्छे पदों में मिलते, बड़े बड़े पदों पर बैठते थे, तो नॉर्मल थे ये लोग, ये अब नॉर्मल तो नहीं थे। ठीक है, ये दूसरा एविडेंस अर्थशास्त्र का। अब महाभारत का किरदार याद करिए, जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी, महाभारत देखा होगा बी आर चोपड़ा का, शिखंडी का किरदार याद करिए। शिखंडी है किरदार उसमें, शिखंडी। अब शिखंडी के बैकग्राउंड क्या है शिखंडी का, आपने देखा होगा कि भीष्म पितामह जो है अंबा, अंबिका और अंबालिका को उठा लाते हैं। ठीक है, और इसमें से एक किरदार जो है वो किसी और से प्रेम कर रही होती है, ये भीष्म पितामह को नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो मान जाती हैं, चलो कि शादी हो जाएगी, लेकिन इसको बोला जाता है कि आप जाओ वापस, जिससे प्रेम है उसके पास जाओ। ये वापस जाती हैं, तो वो कहता है, जो इनसे प्रेम था जिसको था, वो बोलता है कि तुमको भीष्म पितामह उठा के लेके गया है भीष्म, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर वापस आती है, तो फिर बोलती है कि भीष्म जी मैं आप ही से शादी करूंगी। तो भीष्म पितामह क्या बोलते हैं कि मैंने अखंड प्रतिज्ञा ली है, मैं शादी कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये चिल्ला के भीष्म पितामह को बोल के कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, जन्म ले लेके किसी भी जन्म में मारूंगी, लेकिन मारूंगी। तब जन्म होता है इनका शिखंडी के रूप में, और शिखंडी एक थर्ड जेंडर है। और आप याद करिए कि शिखंडी अगर थर्ड जेंडर है तो क्या उसमें वो भीख मांग रहा होता है उस वक्त? नहीं, वो बड़े पद पे था। महाभारत का युद्ध होता है, वो युद्ध में शामिल होता है शिखंडी, तो एक भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए पूरा। जब भी भीष्म पितामह तीर तान रखते थे मारने के लिए, शिखंडी को आगे किया जाता था बार बार। महाभारत का किरदार याद करिए। तो जो महाभारत का टेक्स्ट है, अब ये बोलेंगे कि माइथोलॉजी है, लेकिन लिखा तो गया है उसमें, कोई लिखित रूप में हमें है हमारे पास वो, तो ये शिखंडी है। तो ये बोल सकते हैं कि थर्ड जेंडर का एक एविडेंस है हमारे पास प्राचीन काल का। और मैं एक बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ, ये अमरदास वेलमुंग ने लिखी है, इसको पढ़िएगा। जो जो मैंने अभी एविडेंस बोला इसमें सब मिलेगा आपको, और एक्स्ट्रा मिलेगा चरक संहिता, और आपको नारद स्मृति, इन सब के बारे में आपको डिटेल में इसमें मिलेगा। जो अच्छी बात होगी देख लीजिएगा, खराब बातों को इग्नोर करेंगे। तो बुक का नाम है तृतीया प्रकृति, पीपुल ऑफ द थर्ड सेक्स, ये बुक का नाम है। मैं भी बुक दिखाऊंगा, इसमें ये है कि अंडरस्टैंडिंग होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी एंड द इंटरसेक्स कंडीशंस थ्रू हिंदुइज्म। बुक दिखा देता हूँ, ये बुक है तृतीया प्रकृति, पीपुल ऑफ थर्ड सेक्स, अंडरस्टैंडिंग होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी एंड इंटरसेक्स कंडीशंस थ्रू हिंदुइज्म। इसको समझेंगे, पढ़ने का मन हो तो पढ़ लीजिएगा, इसमें सारे एविडेंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, जितना मैंने बताया नहीं उतना। अभी देखिए अर्थशास्त्र का जो मैंने के बारे में बताया, जो कौटिल्य का है, मैं उसमें एक और चीज़ मेंशन कर दूं। देखिए इसमें ये भी बोला गया था कि जो माँ बाप हैं, अगर ऐसे बच्चे होते हैं, नपुंसक का जो बोल रहे हैं ऐसे बच्चे होते हैं, तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों का खाना कपड़ा वो माँ बाप देखें। अगर नहीं देख पाते हैं, भाई साहब माता पिता गरीब है, नहीं हो पाता है, तो ये राजा की जिम्मेदारी है कि इनका ख्याल रखें। ठीक, ये पूरी जिम्मेदारी राज्य की है इनको देखने के लिए। वो उस समय एज अ सिटीजन मान लीजिए, राज्य के नागरिक है, प्रजा के नागरिक है, राज्य देखेगा इनको, ये नहीं कि उनके बुरे हाल पे छोड़ देगा। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छी कंडीशन थी उस वक्त भी। अब देखिए जो मैंने बुक बताया है, बुक में रेफरेंस आएगा नारदा स्मृति, सुश्रुत संहिता, कामसूत्र, और भी बहुत सारे एविडेंस के साथ लिख लिख के वर्ड्स बताएगा। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि जैसे मैंने बोला ना कि ये जो हिजरा वर्ड है, ये मिडिवल टाइम का आया हुआ है, पर्शियन अरेबिक इन्फ्लुएंस है। तो प्राचीन काल में क्या बुलाते थे वो देख लीजिए। प्राचीन काल में जो लेस्बियन थे ना, उनको स्वर्णी बोलते थे, लेस्बियन को स्वर्णी। गे मैन को बोला जाता था किल, ट्रांसजेंडर को बोला जाता था संधा, और इंटरसेक्स को बोला जाता था नपुंसक जैसा, और बाईसेक्सुअल को बोला जाता था कामी। ये वर्ड इस्तेमाल होते थे। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये जो आज LGBTQ करके क्लासीफाई किया गया, मॉडर्न साइंस ने क्लासीफाई किया, ये पहले से किया जा चुका था। ये मिलेगा आपको मेंशन कर। इसका मतलब ये है कि पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे, पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे, पता था उनको सारी चीज़ें, और इनका सोशल एक्सेप्टेंस था। ये नहीं कि समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे ये लोग।
इनको सोशल एक्सेप्टेंस था, बड़े बड़े पद मिलते थे, अच्छा खासा जीवन चलता था इनका। जैसे आज इन ट्रेनों में भीख मांग रहे हैं, वैसी कंडीशन कभी नहीं थी इनकी प्राचीन काल में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक वर्ड आएगा पंडका, इसका मतलब ही थर्ड जेंडर से ही है, पंडका। जब जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जब हम लोग तो एक स्कूल में पढ़े थे जिसमें पाली पढ़ाया जाता था, ये वर्ड देखा हुआ था, पंडका। ठीक है। अब देखिए मुगल पीरियड आता है, तो मुगल पीरियड में भी इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, ये भी बड़े बड़े उसी तरह बड़े बड़े अच्छे पदों पे थे, और ये मुगलिया सल्तनत बोल सकते हैं कि उनके काफ़ी विश्वास पात्र लोग होते थे हमेशा। ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि इनकी, अब हम आ रहे हैं कि बुरी गति हुई कैसे इनकी, इतनी बुरी गति कैसे में चले गए ये लोग। अब अंग्रेजों का टाइम आ गया है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है विक्टोरियन मोरालिटी। विक्टोरियन मोरालिटी ये यूरोपियन थॉट है। ठीक है। ये क्या थॉट है? ये यूरोपियन मोरालिटी देखिए बॉक्सिफिकेशन करता था हमेशा। मतलब ये मानता था कि हमारे सोसाइटी में केवल मेल होते हैं, केवल फीमेल होते हैं। जैसे ही थर्ड जेंडर वाली बात आई कि थर्ड जेंडर भी होता है, ये नहीं मानते थे। कहते थे ये खराब लोग हैं, बीमार लोग हैं, ये समाज में रहने लायक नहीं है ही नहीं है, हम केवल मेल फीमेल को मानेंगे। ये विक्टोरियन थॉट में एक बीमारी जैसा मान लीजिए, कह सकते हैं कि मेल फीमेल ही तीसरा नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि ये सेक्स और जेंडर को कंट्रोल करना चाहते थे, ये विक्टोरियन मोरालिटी यानी ब्रिटिशर्स। अब आगे चलिए, देखिए नोट करने वाली बात यह है कि ब्रिटिश ने विक्टोरियन मोरालिटी को इंडिया पर थोप दिया। अब देखिए ये क्या कह रहा है विक्टोरियन मोरालिटी कि मेल फीमेल ही होना चाहिए, ये सेक्स और जेंडर को कंट्रोल कर रहा है। अब इसी विक्टोरियन मोरालिटी को इंडिया पे थोप दिया। अब जब ये इंडिया आए थे, जब इन्होंने देखा कि भारत में ये जो हिजड़ा समुदाय है बिल्कुल एकदम खुले में रहते थे, जैसे इनका सोशल एक्सेप्टेंस था हमारे बीच में, जैसे हम आज मेल फीमेल खाना पीना एक दूसरे के कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसे देख रहे थे ये। इनका दिमाग ही हिल गया कि इतना सोशल एक्सेप्टेंस इंडिया में कैसे है इनके पास, इनको लेके, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। ये क्योंकि ये केवल मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट चला रहे थे, तीसरा मिलते ही उसको बहिष्कृत करते थे, मानते नहीं थे। ठीक है। तो ये देख के चौंक गए थे ये लोग। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि हिजड़ा समुदाय को कंट्रोल करने के लिए उनको कानूनी और सामाजिक रूप से उन पर अत्याचार शुरू किया। समझ में आ रहा है? ये विक्टोरियन मोरालिटी थोपा इन्होंने। अब इसी मोरालिटी को थोप के कानून भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको हिजड़ा समुदाय को कानूनी और सामाजिक रूप से कंट्रोल करना था, क्योंकि इनके दिमाग में थर्ड जेंडर नहीं चलता था। अब देखिए कौन सा कानून बनाया इन्होंने। ये कानून सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी कानून की वजह से विक्टोरियन मोरालिटी और ये क्रिमिनल्स ट्राइबल्स एक्ट 1871, इसी की वजह से हिजड़ा समुदाय की बुरी गति शुरू हो गई भारत में। क्या बोला इन्होंने इस कानून में? ये लाइन याद रखिएगा, क्रिमिनल बाय बर्थ, जन्म से ही अपराधी। मतलब मेल फीमेल हुआ तो ठीक है, अगर थर्ड जेंडर हो गया, शुरू में तो हो सकता है ना पता चले, लेकिन धीरे 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 वो बड़ा होगा, फिर अपने स्वभाव को पहचानेगा और बोलेगा ना घर वालों से कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, अगर पता चला वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1871, क्रिमिनल बाय बर्थ। यहाँ पे आप देखेंगे ट्राइबल वर्ड यूज हुआ है। हिजड़ा समुदाय ट्राइबल था नहीं, लेकिन उनको ट्राइबल में डाल दिया क्या कि तुम भी ट्राइब ही हो, तो ये क्रिमिनल हो गए पूरी तरीके से। तो देखिए जब आप देखेंगे कि क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1871 होगा तो ये वर्ड मिलेगा आपको, ये इसका मतलब हिजड़ा ही होता है, तो ये वर्ड मिलेगा उसमें आपको, तो ये क्रिमिनल मान लीजिएगा बाय बर्थ। अब इनका पतन शुरू हो जाता है। कैसे? तो क्यों लाया गया, सवाल ये है कि क्यों लाएंगे ये तो पता चल गया कि हिजड़ा समुदाय को कंट्रोल करना था, विक्टोरियन मोरालिटी कि मेल फीमेल की बॉक्सिफिकेशन है, थर्ड जेंडर मानते ही नहीं थे, ये पहला कारण है विक्टोरियन मोरालिटी। अब दूसरा कारण समझिए क्यों लाया। पैरेलल पावर, एक समानांतर शक्ति थी इनके पास, हिजड़ा समुदाय के पास। जैसे राजा है ना, राजा के समानांतर इनके पास भी शक्ति थी, इनका भी समाज पे धाक था। कैसे? वन बाय वन। देखिए पहले पैरेलल पावर का मतलब समझिए। देखिए इसका मतलब ये होता है कि ऐसी शक्ति और अथॉरिटी जो सरकार से यानी स्टेट से नहीं, बल्कि समाज के विश्वास, परंपरा और उनके खुद के सिस्टम से आती थी। इनको स्टेट पावर नहीं दे रहा है, ये लोगों का विश्वास है, यहाँ पे परंपरा है और उनका खुद का जो सिस्टम है, उनसे ये शक्ति इनको मिल रही थी हिजड़ा समुदाय को। राजा के बराबर इनके पास शक्ति थी पूरी, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करने का पावर था इनके पास। यह है पैरेलल पावर। देखिए हिजड़ा कम्युनिटी के केस में अगर हम पैरेलल पावर को इंप्लीमेंट करते हैं तो देखेंगे कैसा होगा, वन बाय वन। पहला कि जो इनका पावर था लॉ से तो नहीं आ रहा था, लोगों के विश्वास से आ रहा था। कैसे? अब याद करिए, जब शादी और बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं, तो क्या होता है, इनको लोग बुलाते थे, उस टाइम के लोग इनको बुलाते, अब भी बुलाते हैं, अब नहीं भी पता चलता है तो भी आ जाते हैं, लेकिन
उस टाइम के लोग बुलाते थे, ठीक है। और उस समय क्या माना जाता था कि ये अगर आशीर्वाद देते हैं तो काफ़ी शुभ होगा, और बद्दुआ दे दिया तो अशुभ हो जाएगा। अब ये जो आशीर्वाद और बद्दुआ वाला कॉन्सेप्ट है, ये पावर पुलिस कोर्ट से तो नहीं आएगा, ये कहाँ से आएगा? ये समाज के मान से आएगा, समाज की मान्यताओं से आएगा। और उस समय के लोग काफ़ी रिलीजियस होते थे, और इतना कानून, इतना नास्तिकता नहीं फैली हुई थी उस वक्त ये काफ़ी रिलीजियस थे, तो इस सब पे विश्वास था। राजा का भी विश्वास था इस पर, और राजा भी डरता था इस सब मामलों से कि बदुआ दे दिया तो मेरा बर्बाद ना हो जाए सब मामला, ठीक है। ये पहला कारण था, समाज में इस तरीके से उनकी धाक थी, कह सकते हैं डर था। अब देखिए दूसरा, अपना लीडरशिप सिस्टम था इनका, लीडरशिप सिस्टम हिजरा समुदाय का, यानी गुरु चला वाला परंपरा। क्या करते थे? हिजरा समुदाय का अपना गुरु, अपना नियम, अपना प्रिंसिपल, ये सब चलता था। बाहर का जो सरकार था, बाहरी सरकार थे, उसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाते थे, करते ही नहीं थे। सेल्फ गवर्न सिस्टम था इनका, हिजरा समुदाय का पूरा। अब तीसरी बात, पब्लिक विजिबिलिटी प्लस कल्चरल रोल। मैंने कहा ना कि ब्रिटिश लोग आए तो देख रहे हैं कि पब्लिकली ये लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, खाना पीना सब बराबर चल रहा है, सब कुछ, ये लोग इनसे नफरत भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोग सब कुछ एक्सेप्टेंस है, तो उनको दिक्कत होती थी इस बात से। तो इसका मतलब क्या है, पब्लिक विजिबिलिटी प्लस कल्चरल रोल का, कि जैसे बधाई, गाना बजाना, रिचुअल्स हो गए, ठीक है, लोग इनको जानते थे, पहचानते थे, डर मान सम्मान सब था इनका पूरा भारत में। जो पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस करेंगे वही पावर होती है। देखिए अब इनका मान सम्मान तो पूरा है, ठीक है। अब ये लोग जैसे समाज में, सोसाइटी में इनकी पूरी धाक है, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और जो पब्लिक का ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके पास पावर है। आज के टाइम पे आप नेताओं को देख लीजिए, क्या करते हैं वो, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, अपनी विचारधाराओं से, अपने कामों से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है, परसुएट करने की पावर है उनके पास, तो इनके पास भी है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में। और नहीं अगर हुआ तो डर दिखा देंगे कि बदुआ दे देंगे हम तुमको, ठीक है, इस तरीके से। चौथी बात, पुराने राज्यों से इनका कनेक्शन था, मुगल दौर में, मुगलिया सल्तनत बोलते हैं ना, मुगल दौर में हिजरा रॉयल्स हाउस होल्ड के ट्रस्टेड लोग थे, और कॉन्फिडेंशियल रोल मिलता था, जो मैंने कहा ना कि रॉ जासूस बनते थे, बड़े बड़े पद मिलते थे इनको, रॉयल ट्रस्टेड थे ये, जो राजा थे उनके काफी विश्वास पात्र होते थे ये। अब ये सब, जो इनकी जो बात है, ये जो बोल देते थे, ये पावर सेंटर तक पहुंचती थी। कोई जनता है नीचे, उसको अपनी राजा तक बात पहुंचानी है, इनसे बोल देते थे, राजा तक बात पहुंच जाती थी, इतनी साख थी इनकी। देखिए, तो सवाल ये है कि ब्रिटिश को प्रॉब्लम क्यों हो गई, ठीक है, ब्रिटिश को क्यों प्रॉब्लम हो गई। अब आपको आंसर समझ में आ रहा होगा कि क्यों प्रॉब्लम हुई है। जो राजा के पैरेलल पावर चला रहे हैं, इनका पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति इनके पास है, ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए, ठीक है, राजा के समकक्ष है पूरी तरीके से, तो क्या करेंगे। तो ब्रिटिश रूल क्या कहता था कि वन गवर्नमेंट वन अथॉरिटी, ये इसमें विश्वास करते थे, कोई पैरेलल पावर नहीं होना चाहिए, ये इसमें इनका बहुत ही मजबूत भरोसा था कि अगर पैरेलल पावर हुआ तो उनको मुसीबत में डालेगा, तो एक ही सरकार, एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए, ये इनका कोर प्रिंसिपल था। तो हिजरा कम्युनिटी जो है बिना सरकार के चल रही थी, हिजरा कम्युनिटी बिना सरकार के चल रही थी, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था इनका इन पर, तो लोगों पर इनका प्रभाव था, साख था, क्लासिफाई कंट्रोल करना इनको मुश्किल था। ब्रिटिश को दर्द क्यों हो रहा था अब समझ में आ रहा हो, इसीलिए ब्रिटिश ने इन्हें थ्रेट माना, डर माना, कि अगर हमें इस भारत पे कब्जा करना है तो पहले इनको उड़ाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से हटाओ इनको, अगर ये नहीं हटेंगे तो हमें मुश्किल होगी, क्योंकि इन पे कोई राजा का कंट्रोल नहीं चल रहा है, और समाज में इनकी जबरदस्त धाक बनी हुई है। अगर ये भड़के, अगर इन्होंने पब्लिक को उकसा दिया तो तबाही हमारी होगी, ठीक है। तो हुआ क्या, इन्होंने कौन सा कानून लाया, क्रिमिनल्स ट्राइबल्स एक्ट 1871, वहीं से इनका पतन शुरू हो चुका है। अब हुआ कैसे, देखिए, ये कानून बनाया क्रिमिनल बाय बर्थ। अब ब्रिटिशर्स ने इनके बारे में गंदी गंदी मतलब भड़काने की कोशिश की, देखो गंदे लोग होते हैं, फालतू लोग होते हैं, अशुभ लोग हैं, इस तरीके से भड़काना शुरू किया। उनकी अगली पीढ़ी, जैसे मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, बच्चा तो खाली मेमोरी की तरह आएगा, फिर उसके कान भरना, मतलब उस तरीके से कल्चर बनाना, उसको तैयार करना कि खराब है, बेकार है। वो धीरे 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 बड़ा होते बढ़ते बढ़ते उसके दिमाग में यही चलेगा कि ये खराब लोग हैं, फिर उसका अगली पीढ़ी, फिर उसका अगली पीढ़ी, यही पीढ़ी करते 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 हम भी किसी की पीढ़ी है, और हमारे दिमाग में वही चीज़ बना हुआ है। इसीलिए हमें हिजरा समुदाय से नफरत होती है, मतलब जो पढ़ा लिखा है उसको तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक हीन भावना बनी रहती है मन में। वहीं से इनका पतन शुरू हुआ, यहीं से करते करते आज वो जो ट्रेनों में भीख मांगते हुए दिख रहे हैं, ये देन इसी कानून की है।
और ये पूरा सोशली जैसे कंडीशनिंग करते हैं ना, सोशल कंडीशनिंग, माइंड का हमारा सोशल कंडीशनिंग किया गया पूरी तरीके से कि ये खराब लोग हैं। यहाँ से पतन शुरू हुआ और बुरी स्थिति में चले गए वो लोग। अब देखिए ये बना दिया, हमारा देश आज़ाद होता है, ठीक है, और सरकार का ध्यान जाता है इस सब चीज़ों पे कि बहुत सारे ट्राइब्स को इन्होंने क्रिमिनल घोषित किया हुआ है। तो एक कमिटी बैठती है, अपनी रिपोर्ट देती है। इसमें कमिटी है क्या, द क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट, ट्राइब एक्ट इंक्वायरी कमिटी, ये 1949 और 50 में बैठी कमिटी, ये देखने के लिए कि ये जो एक्ट बनाया और उसने किन किन ट्राइब्स को क्रिमिनल घोषित किया। जब इन्होंने देखा कि क्रिमिनल्स बाय बर्थ लिखा हुआ है, कि इनको जन्म से ही क्रिमिनल मान दिया गया, तो ये बोला कि तो पॉसिबल ही नहीं है, पैदा होते ही कौन क्रिमिनल बन जाता है, कोई एक्ट करे कुछ करे तब तो समझ में आता है क्रिमिनल ये हो। तो इस रिपोर्ट जब ये दिया गया तो ये बोला गया कि क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जो है इसको रिपील किया जाए, रद्द करो। और ये कानून रद्द हुआ आज़ादी के बाद। ये रिपोर्ट आई 1949 और 50 में, याद करिए इस वक्त किसकी गवर्नमेंट चल रही है। इस कानून को तुरंत रद्द किया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हिजरा समुदाय था अब वो भी अब क्रिमिनल नहीं है। तो इसका मतलब ये है जब ये कानून रद्द हुआ तो जो भी ट्राइब इसमें थी उसको डी नोटिफाइड ट्राइब बोला गया, DNT। आज पढ़ते होंगे आप। लेकिन देखिए समझने वाली बात यह है कि हिजरा समुदाय कोई ट्राइब नहीं थी, और जब ये कानून रद्द किया गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 को, तो उसमें से हिजरा समुदाय को, हिजरा कम्युनिटी को ये DNT से अलग रखा गया, और जितने भी बचे वो सब डी नोटिफाइड ट्राइब्स थे। अब एक बुक है, बुक का चलो मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इतना ही समझो कि ये हिजरा समुदाय को अलग किया गया, ये DNT बोला गया। जो भी ट्राइब उसमें थे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 1871 के तक जो भी उसमें ट्राइब क्रिमिनलाइज घोषित हुए थे बाय बर्थ, उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया, रिपील किया गया उस कानून को। फिर उनको DNT घोषित किया गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, और उसमें से हिजरा समुदाय को अलग किया गया क्योंकि ये ट्राइब नहीं थी। ठीक है, ये थी अभी तक ये कहानी कि कैसे इनका पतन शुरू हुआ है। और ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से इनका पतन शुरू हुआ, कहाँ से ये ट्रेनों में भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे इनका पतन सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से कैसे मजबूती से तोड़ा गया है। और हमारा सोशल कंडीशनिंग करके हिजरा शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करने लगे हम, नपुंसक शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्यों? सोशल कंडीशनिंग दिमाग की इन्होंने किया था, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने किया। अगली पीढ़ी में आते गए, और आज जब मुंह से हम बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं कि तुम नपुंसक हो, तुम हिजरा हो, बिना सोचे। जुबान तो आपकी होती है, कंडीशनिंग, पुराना रिवायरिंग जो ब्रेन है आपका, पुराना कंडीशनिंग हुआ है। अब हम चलेंगे स्टेप 3 पे समझने के क्रम में। चलिए अब देखते हैं स्टेप 3, कोर्ट केसेस। अभी तक मैंने क्या बताया कि जो क्रिमिनलाइज ट्राइबल एक्ट 1871 था उसको रिपील कर दिया गया, लेकिन याद करिए IPC सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी को जो क्रिमिनलाइज करता है वो अभी बाकी है। उसको IPC सेक्शन 377 जो कहता है अननेचुरल सेक्स, उसको डिक्रिमिनलाइज करना है। ठीक है, अभी उसका मामला है। तो 2009 में केस होता है दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, क्या होता है देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट इस समय क्या 2009 का केस होता है तो क्या बोलता है कि समलैंगिक संबंध यानी होमोसेक्सुअलिटी अपराध की श्रेणी से बाहर है, यानी डिक्रिमिनलाइज किया। IPC सेक्शन 377 में जो अननेचुरल सेक्स था क्रिमिनलाइज था, लेकिन उसको डिक्रिमिनलाइज किया 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट के मामले में। क्यों किया? क्योंकि आर्टिकल 14, 15 और 21 का ये उल्लंघन करता था, इसलिए उसको डिक्रिमिनलाइज किया। क्यों? क्योंकि जो होमोसेक्सुअल है वो भी तो इंडियन सिटीजन ही है, और जो जब वो इंडियन सिटीजन है तो इंडियन सिटीजन के सारे अधिकार उनको मिलने चाहिए, ये असमानता नहीं चलेगी। इसीलिए आर्टिकल 14, 15 और 21 का अधिकार के आधार पर उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। लेकिन फिर भी ताज्जुब की बात है कि उसको फिर से अपराधीकरण कर दिया गया 2013 में। 2008 में क्या होता है, इसको 2009 में क्या होता है, डिक्रिमिनलाइज किया गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जाते ही 2013 में फिर से इसका क्रिमिनलाइज कर दिया गया, फिर से उसको बोला गया कि अपराधी है। केस का नाम क्या था? सुरेश कौशल बनाम भारत संघ। ये हुआ था इस केस में। बोला क्या गया, देखिए कोर्ट ने बोला कि समलैंगिक लोग समाज, जो समलैंगिक लोग हैं समाज में जो है जनसंख्या का एक बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए सेक्शन 377 को रद्द करने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है 2013 में, यानी फिर से अपराधीकरण हो गया। और फिर देखिए क्या होता है। अब 6 सितंबर 2023-2018 5 जजों की बेंच यानी संवैधानिक पीठ बैठती है। केस का नाम है नवतेज सिंह बनाम भारत संघ। इसमें क्या होता है कि पूरे जज यानी सर्वसम्मति से फिर से IPC सेक्शन 377 में जो अननेचुरल सेक्स है उसको डिक्रिमिनलाइज किया, यानी अपराधीकरण से बाहर कर दिया।
तो अदालत ने क्या किया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 19, 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए हम इसको डिक्रिमिनलाइज करेंगे। अब जब ये टिप्पणी हुई, यानी जब 2018 में ये मामला आता है, 6 सितंबर 2018 को ये फैसला सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यूनाइटेड नेशन का जो मानवाधिकार का अंग है, जो यूएनएचआरसी क्या बोलता है, भारत और मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता में विश्वास रखने वालों के लिए एक महान दिन है, ऐसा बोला उसने। अब देखिए थोड़ा रुक के, मैंने क्या बताया कि प्राचीन काल में ये जो होमोसेक्सुअलिटी, ये सारी चीजें पहले से मौजूद थी और बहुत ही इनको स्वतंत्रता दी गई थी बहुत पहले से, ये साथ में शादी भी कर सकते थे, सब कुछ इनका नॉर्मल था। फिर जैसे अंग्रेजों का टाइम आता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइबल्स को बाय बर्थ क्रिमिनलाइज घोषित कर देते हैं, तो इनके पतन शुरू होता है। फिर हमारा सोशल कंडीशनिंग जैसे जैसे होता गया, फिर देश आजाद हुआ तो वो एक्ट हटाया गया, उसको रिपील किया गया। फिर एक्ट हटाने के बाद आईपीसी सेक्शन 377 का जो मामला है उसको क्या किया गया, केस में लाया गया। फिर धीरे 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 करके उसको भी आज खत्म किया गया। एक सवाल ये है कि पहले के लोग समझदार थे कि अभी के लोग समझदार हैं? सारे एविडेंस मौजूद होने के बाद भी देखिए फिर क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये देना है कि जो सेक्शन 377 था, सेक्शन 377 के प्रभाव को हटाने से केवल आपराधिक सजा खत्म हुई है। अभी जो मामला भी बचा हुआ है वो विवाह का, गोद लेने का, उत्तराधिकार का, ये सब जो मामला है, उत्तराधिकार और संपत्ति, परिवार के अधिकार का, ये अभी बाकी है। ये अभी इन पे बहस होना बाकी है, इन सब चीजों पे। केवल और केवल आईपीसी सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्स को डिक्रिमिनलाइज किया गया, अभी ये सब बाकी है कि सेम सेक्स जो है मैरिज कर सकते हैं कि नहीं, गोद लेने का, उत्तराधिकार का, संपत्ति, और ये सब अभी बाकी है। तो जो मैंने अभी ये बोला, ये सारी चीजें आज के टाइम पे अभी एलजीबीटीक्यू को जो ये है, ये वर्ग है, इनको नहीं मिला है ये अधिकार, बस अननेचुरल सेक्स को डिक्रिमिनलाइज किया गया, केवल उतना ही। अब एक केस हुआ था 17 अक्टूबर 2023 को, सेम सेक्स मैरिज के से रिलेटेड, ठीक है, विवाह समानता का की अस्वीकृति, मतलब ये केस हुआ था, इसमें 5 जज बैठे थे, 3-2 का रेशियो था कि सेम सेक्स जो है मैरिज कर सकते हैं कि नहीं, होमोसेक्सुअलिटी में मैरिज अलाउ है कि नहीं, तो मना कर दिया गया। 3-2 का मामला हो गया, तो कहा गया कि नहीं हो सकता, ठीक है, बहुमत से। अदालत ने क्या कहा, अदालत ने ये कहा कि संविधान में विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये बोला। और विशेष विवाह और क्या बोला कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, इसमें समलैंगिक जोड़ों को शामिल करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये बोला। ये 2 बातें, और रिजेक्ट कर दिया मामले को, ठीक है। अब न्यायाधीशों के मतभेद कैसे थे, जो मैंने बोला ना 3-2 का मामला था, तो 3 लोग ये लोग थे, एस.आर. भट्ट, हेमा कोहली और टी.एस. नरसिम्हा। इन्होंने ये बोला कि देखो भाई, ये जो कानून बनाने वाला मामला है वो संसद देखेगी, अब संसद के पास भेजो। और 2 लोग थे, डी.वाई. चंद्रचूड़ और एस.के. कौल। इन्होंने क्या कहा, लगभग इन्होंने समर्थन दिया, लगभग समर्थन दिया। इन्होंने सिविल यूनियन की बात कही कि सिविल यूनियन में मामला ले जाके समझते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इन्होंने समर्थन किया था कि थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच लेके थोड़ा समझिए इसको। और इन्होंने कहा कि संसद में भेजो, मना नहीं किया, इन्होंने बस बोला कि संसद में भेजो, ये कानून संसद बनाएगी, और इन्होंने सपोर्ट किया थोड़ा। अब देखिए 2014 में नालसा फैसला, इसमें क्या हुआ, थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता मिल गई लोगों को, यानी जो मेल फीमेल और फिर एक कैटेगरी बढ़ते हैं ना थर्ड जेंडर वाला, वो इस केस में आ गया, ठीक है। फिर कानून बनता है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, और ये कानून जो बना, इसमें लगभग इस मूड में था ये कानून कि सब चंगा सी, सब मतलब रोजगार आपको मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, सारी चीजें जो आम लोगों को, जनता को मिलती है, वो सब आपको मिलेगा। इस कानून में लागू कर दिया ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, हिंदी में कहते हैं। तो ये कानून बोला है सब चंगा सी, चलिए आप रोजगार में जाइए, शिक्षा लीजिए, सब कुछ करिए, ठीक है, शादी मत करिए। वो जो बचा हुआ शादी, उत्तराधिकार का नियम, ये सब बचा हुआ है अभी, इस मोड में था। तो सवाल ये कि प्रॉब्लम क्या है, जब सब कुछ हो गया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसके एग्जीक्यूशन में है। लागू कर दिया, सब कुछ हो गया, तो सवाल मन में अभी ये भी बैठ रहा है ना, तो फिर ये क्यों है? जब सब कुछ हो गया तो फिर ये ट्रेन में भीख मांगने वाला काम क्यों दिख रहा है? ये सब क्यों चल रहा है? इसीलिए दिक्कत है। अब देखिए ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 2018 क्या है, जो ट्रांस लोग हैं वो किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं अभी, बेगिंग यानी भीख वगैरह मांगने में 52%, यानी सबसे ज्यादा लोग भीख ही मांग रहे हैं। बेगिंग में 52%। क्या होता है नेचर ऑफ वर्क, क्या है भीख मांगने का? गाली खाएंगे, सुरक्षा नहीं रहेगा, हर तरीके का। अब जमीन ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, और कितने लोग
सेक्स वर्क में 14% लोग लगे हुए हैं। और इसमें आपको पता है कि एक्सप्लॉइटेशन और अनसेफ है पूरी तरीके से। बधाई जो सेरेमनी वगैरह होता है, बुलाते हैं, साथ बच्चा होता है तो बुलाते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा आशीर्वाद देने वाला मामला, इसमें 40% लोग लगे हुए हैं, 14। और इवेंट जो है ओकेजनली होता है, हर रोज तो बच्चा पैदा नहीं होता है। अब जो ट्रांस लोग हैं एक पर्टिकुलर जगह पे रहते होंगे, तो इस आसपास की जगह पे कुछ हुआ होगा तभी ये जा पाएंगे। और ऐसे बहुत सारी जगह होंगे यहाँ पे कुछ लोग रहे होंगे, यहाँ कुछ इवेंट होगा तो यहाँ पे जाएंगे, ओकेजनल है। एनजीओ वगैरह में लगे हुए हैं 9% लोग, 9%। और एनजीओ में बहुत बड़ा पोजीशन नहीं दिया गया इनको, बहुत छोटे छोटे पद मिले हुए हैं, ठीक है ना, लिमिटेड पोजीशन में है ये। और इनकी जो तनख्वाह होती है वेज, जैसे लो वेज फॉर्मल और इनफॉर्मल जॉब में पड़े हुए हैं तो लगभग 10% लोग हैं इसमें। जैसे टेलर वगैरह हो गया, वेंडर्स वगैरह, फूड स्ट्रीट पे आप जाते हैं ना चाट पकौड़ा खाने, तो वैसा कुछ स्टॉल लगाया हुआ है, कपड़े बुनने का काम, छोटा छोटा सिलाई मशीन लगा पहुंचते हैं, उसमें कितना पैसा उनको मिलता है, लगभग 2,500 से 5,000 रुपये महीना कमाते हैं लोग, 5,000 से 6,000, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तनख्वाह कम है। अब देखिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि कहाँ पे अपराधीकरण है, किस देश में अभी ये एलजीबीटी और कहाँ नहीं है। देखिए स्टेटस देखिए, जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया हुआ है वो 38 कंट्री है, 38 कंट्री। नीदरलैंड पहला ऐसा देश है जहाँ पे उसने 2001 में ही इसको अलाउ कर दिया था सेम सेक्स मैरिज का। और कहाँ पे भी क्रिमिनलाइज हुआ है, ये 64 कंट्री है, 64 कंट्री। ये मेजोरिटी मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है। आप ध्यान से अगर गौर कर पा रहे होंगे तो देखेंगे कि थोड़ा सा जो डेवलपिंग नेशन है, जो थोड़ा डेवलपिंग तो इज्जत बचाने के लिए बोलते हैं, गरीब टाइप का जो देश है, ये वहीं पे ये सब भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन, थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, रिसर्च पे पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हम भी इसी में आते हैं, हम लोग भी इसी में, साउथ ईस्ट एशियन वाला जो कंट्री है हम भी इसी में, एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इसी में हम। तो रिसर्च पे उतना पैसा नहीं खर्च हो पा रहा है, तो हमारी बुद्धि उतनी खुल नहीं रही है। डेथ पेनल्टी कहाँ पे? होमोसेक्सुअलिटी को लेके, कि तुमको जान से मार देंगे अगर किए तो। 12 कंट्री है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, पूरे कंट्री का नाम तो नहीं लिख पाऊंगा ना। ईरान, सऊदी अरेबिया, सोमालिया। देखिए जो जो अमीर देश हैं, जो जो पैसा ढंग से खर्च कर पा रहे हैं, डेवलप्ड है ढंग से, वो सब कुछ पहले समझ रहे हैं। अब नीचे धीरे धीरे आती है डेवलपिंग और सोमालिया, ये अफ्रीकन सब कंट्री, जो एकदम गरीब टाइप के देश है। उनकी हालत क्या है? वो डेथ सजा दे देते हैं, मार दो जान से। और यहाँ पे थोड़ा सा रोका हुआ है, क्रिमिनलाइज किया हुआ है, कहानी सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है। ये हो गया। अब आप इसके बारे में थोड़ा, जितनी कंट्री आपको अगर देखना हो कंट्री वाइज की, हम एक एक पर्टिकुलर कंट्री देखेंगे, सर्च कर लीजिए। तो अभी आपको इतिहास से लेके अभी तक का मामला समझ में आ गया होगा कि जो हिजरा समुदाय है, जो एलजीबीटीक्यू का मामला है, क्या था इतिहास में, क्या था, कितने अच्छे पोजीशन पे थे, और क्या आज उनकी स्थिति हो गई। मतलब ये कह सकते हैं ना, एक ग्राफ बनाए तो वो एंशियंट टाइम काफी अच्छे कंडीशन में थे। जैसे ही ब्रिटिश आए, एक कानून बनाया, उसके तहत उनको पतन करने चले गए, वो हालत उनकी खराब हो गई पूरी। और उस पर सोने पे सुहागा क्या किया हम लोगों ने? गाली दिया उनको खूब, हीन भावना से देखा, बहुत ज्यादा। जहाँ देखे तो गाली दे दिया, पुलिस देखी तो डंडा चला दी, मार दी, पिट दी, इस तरह के मूड में रहते हैं। तो जो अंग्रेजों ने कानून बना के जो करना चाहता ना, वही हम कर रहे हैं। उन्हीं का खोपड़ी, या कह सकते हैं उन्हीं का सोशल कंडीशनिंग अभी भी चल रहा है दिमाग में। आप बोलते हैं ना, जुबान से जो बोलते हैं, गाली देते हैं, वो उन्हीं का माइंडसेट है। बोलते तो जरिया तो हम है ना, क्योंकि सोशली कंडीशनिंग हुई, और अगली पीढ़ी वैसे ही नफरत फैलाती चली गई, और आज का हालत खराब हो गया पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अधिकार, पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे, पहले जो प्राचीन काल में थे वो ज़्यादा समझदार थे, हर चीज़ को क्लासीफाई करके अच्छे से बताया है। और आज खोपड़ी होगी खराब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा संवेदनशील बनिए, इनको समझिए, बाहर जाइए तो थोड़ा सिविक सेंस का ध्यान रखते हुए तमीज से पेश आइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।